Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss phylum Porifera. इस वीडियो में हम phylum Porifera के बारे में पढ़ेंगे. क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं. इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस लिंक पे जाके क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन को भी समझ सकते हैं. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस फाइलम पोरीफेरा. फाइलम पोरीफेरा जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला फाइलम है, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा. अब है क्या? सबसे पहले अगर हम पोरीफेरा वर्ड को तोड़ें, पोरीफेरा वर्ड को स्प्लिट कर दे तो पोरी का मतलब होता है पोर बियरिंग, पोरी का मतलब होता है पोर एंड फेरा का मतलब होता है बियरिंग. तो दीज एनिमल्स आर पोर बियरिंग. इनके शरीर पे पोर्स होते हैं, इनकी बॉडी पे छेद मौजूद होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? पोर बियरिंग एनिमल्स. सो पोरीफेरा आर द पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनको साधारण भाषा में स्पॉन्जेस बोला जाता है. तो पोरीफेरा को अगर कॉमन लैंग्वेज में हम देखें तो हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्जेस. क्लियर? नेक्स्ट, प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. ये प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं. अगर हम एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से थोड़ा सा पहले की बात करें तो हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ को. क्लियर? प्रोटोजोआ के बाद आते हैं पोरीफेरा. प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्रोटोजोन्स यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है एंड दीज आर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये क्या है? मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. तो सबसे पहली बात हमने पढ़ी, दीज आर पोर बियरिंग. दूसरी चीज हमने पढ़ी, दीज आर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट हम बात करेंगे ये हैबिटेट इनका कैसा होता है, किस जगह ये रहते हैं, किस नेचर के होते हैं, क्या अकेले रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की. दीज आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. क्लियर? अब पानी किस प्रकार का है? पानी में भी फ्रेश वाटर, में भी मैरीन वाटर. तो यहाँ पे मैराइन वाटर भी हो सकता है, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या पोरीफेरा का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले, सो एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला. क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जब हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी में बच्चों मैचअप्स बहुत आते हैं. तो मैचअप्स में मान लीजिए आपको एक मैचअप दे दिया कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला. तो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक है. पानी, खारे पानी में भी रहते हैं, मैराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. इनमें से कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला. नेक्स्ट हम बात करेंगे, दीज आर सेसाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल. सेसाइल का मतलब क्या होता है? एक जगह चिपके रहते हैं, एक जगह चिपके रहने वाले. मान लीजिए ये कोई जगह है और यहाँ पे कोई स्पॉन्ज है, तो वो इसी पर्टिकुलर जगह ये स्पॉन्ज चिपका रहेगा. क्लियर? सो दैट इज सेसाइल. सॉलिटरी मतलब अकेले भी रहते हैं, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में भी रहते हैं, बहुत सारे स्पॉन्ज एक जगह रह सकते हैं. तो ये हर प्रकार के हो सकते हैं, दे आर सेसाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल. एंटायर बॉडी हैज पोर. इनकी पूरे शरीर पे, इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स मौजूद हैं, जैसा कि इसमें हमें दिख रहा है कि इनकी एंटायर बॉडी पे पोर्स हैं. अब खास बात क्या दिख रही है आपको कि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे छेद आपको दिख रहे हैं, बट एक ही बड़ा पोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे भी एक बड़ा पोर दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं. सो न्यूमरस पोर्स आर नोन एज माउथलेट्स. इनको ऑस्टिया बोला जाता है. क्लियर? फॉर द एंट्री
एंड वन लार्ज ओपनिंग ऑस्क्यूलम फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर। इसको एक एग्जाम्पल से समझे, डायग्राम से समझे। मान लीजिए ये कोई स्पॉन्ज है, ये कोई स्पॉन्ज है, क्लियर। इस स्पॉन्ज में बहुत सारे पोर्स हैं, बहुत सारे पोर्स हैं, ये बहुत सारे पोर्स इसकी बॉडी में हैं, न्यूमरस पोर्स। अब ये जो बहुत सारे पोर्स हैं, क्लियर, इनको बोला जाता है इनहेलेंट पोर, इनहेलेंट पोर, या इनको एक और नाम दिया जाता है माउथलेट, माउथलेट। और इनको क्या बोला जाता है? ऑस्टिया, ऑस्टिया। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। तो बहुत सारे जो पोर्स हैं, दीज आर ऑस्टिया। तो ये बहुत सारे ऑस्टिया हैं, क्लियर। बट एक जो पोर है, ये बड़ा पोर हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेंट पोर, एक्सहेलेंट पोर, और इसका नाम है ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो बहुत सारे पोर इसकी बॉडी में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला है इनहेलेंट। इनहेलेंट का मतलब क्या है कि यहां से वाटर एंटर करता है, यहां से वाटर एंटर करता है हर पोर से, यहाँ पे हर पोर से वाटर एंटर करता है। और एंट्री के लिए जो पोर है वो बहुत सारे हैं, जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। बट एग्जिट के लिए, पानी के बाहर निकलने के लिए केवल एकमात्र पोर है, दैट इज ऑस्क्यूलम। तो इन के लिए बहुत सारे मल्टीपल पोर्स, दीज आर ऑस्टिया। एग्जिट के लिए केवल एक पोर, दैट इज ऑस्क्यूलम। किसकी एंट्री और किसकी एग्जिट? वाटर की एंट्री और एग्जिट के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑस्टिया का मतलब है न्यूमरस पोर ऑन देयर बॉडी, क्लियर, जहां से पानी एंटर करता है, और एक सिंगल पोर है जिससे पानी बाहर निकलता है, दैट इज ऑस्क्यूलम। ऑलराइट, सो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। लार्ज पोर इज नोन एज ऑस्क्यूलम एंड न्यूमरस पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। नेक्स्ट, अब इसकी नॉर्मल बातें हम करते हैं कि भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी प्लान कैसा है, सीलोम है या नहीं है। सबसे पहले अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं का मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारी जो सेल्स हैं उन्होंने लूज सेल एग्रीगेट बनाया, और यहाँ पे लूज सेल एग्रीगेट बनाने का काम बेसिकली इनका इसलिए था क्योंकि इनमें से कुछ सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सो हियर यहाँ पे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी सेल्स एक साथ आके काम करती हैं, साधारण भाषा में हम समझे तो क्या बोलेंगे उसको? सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री एसिमेट्रिकल, मैक्सिमम में एसिमेट्री है, बट कुछ में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जिनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है उनके एग्जाम्पल है साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री कहाँ पे देखने को मिलती है, तो साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलती है। बाकी सभी में कैसी सिमेट्री है? बाकी सभी में एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो नॉर्मली दीज आर asymmetrical, but radially symmetry or radial symmetry seen in Sycon and Leucosolenia. Alright, चलिए फिर हम बात करते हैं बॉडी कैविटी। क्या इनके पास कोई बॉडी कैविटी है? बॉडी कैविटी का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म है। मीजोडर्म बेसिकली बॉडी कैविटी को क्या लाइन कर रही है? नहीं कर रही है। जहाँ पे नहीं होती है बॉडी कैविटी, दीज आर एसिलोमेट, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है। अब इनका बॉडी प्लान कैसा है? बहुत सारी सेल्स एक साथ आई, सेल्स ने काम किया, क्लियर। तो जब बहुत सारी सेल्स एक साथ आती हैं तो इसको सेल्यूलर ग्रेड बोलते हैं, बट इस प्लान को हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट प्लान। तो यहाँ पे बॉडी प्लान कैसा है बच्चों? सेल एग्रीगेट बॉडी
प्लान है। तो यहाँ पे खास चीज़ें हमने क्या पढ़ी, जब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस में सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर ये एसिमेट्रिक हैं, बट इनमें से कुछ रेडियली सिमेट्रिक हैं, जैसे साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, ए सिलोमेट है। तो इस पेज पे हमने ये सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल से सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, इस बात को समझें। मान लीजिए ये कोई स्पॉन्ज है, ये कोई स्पॉन्ज है, क्लियर। अब इस स्पॉन्ज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, थिकनेस है, और थिकनेस किसकी वजह से है, इसकी बच्चों थिकनेस है इसकी बॉडी वॉल की वजह से। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है, क्लियर। इस बॉडी वॉल में 3 बेसिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली पिनाकोडर्म, अंदर वाली क्वानोडर्म, और बीच वाली, इन दोनों के बीच वाली मेसेनकाइम, क्लियर। तो इस तरीके से इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर मौजूद हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, क्लियर। उसी का ही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आउटर इज पिनाकोडर्म। इस पिनाकोडर्म में क्या होता है बच्चों, 2 तरह की सेल्स होती है। पिनाकोडर्म में इसी के नाम की सेल है, डर्म मतलब लेयर, लेयर में नेचुरल सी बातें सेल्स होंगी। तो पिनाकोडर्म में कौन सी सेल्स होंगी, पिनाकोसाइट्स। किस प्रकार की सेल्स है, फ्लैट सेल्स हैं। इसी के साथ साथ पोरोसाइट्स भी हैं, जो कि ओवल सेल्स हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, ओवल सेल्स है, मतलब फ्लैट सेल्स के साथ ओवल सेल्स है। लोकेशन कहाँ पे है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पिनाकोडर्म में 2 प्रकार की सेल्स हैं। पिनाकोडर्म में उसी के नाम की सेल्स है पिनाकोसाइट्स, साथ ही साथ पोरोसाइट्स भी हैं, क्लियर। पिनाकोसाइट्स फ्लैट हैं एंड पोरोसाइट्स ओवल सेल है। फिर आती है इनर क्वाइनोडर्म, जो अंदर वाली लेयर है, दैट इज क्वाइनोडर्म। जब हम क्वाइनोडर्म की बात करते हैं तो क्वाइनोडर्म जो है वो क्वाइनोसाइट से बनी है। क्वाइनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये कॉलर सेल्स जो है बड़ी विशेष प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होता है। इनके पास क्या मौजूद होता है, फ्लैजेला। सो क्वाइनोडर्म नाम से नाम आ रहा है, यहाँ पे क्वाइनोसाइट्स है, क्वाइनोडर्म में क्वाइनोसाइट्स है, क्लियर। इसका दूसरा नाम है कॉलर सेल, क्योंकि सेल के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कॉलर जैसा है, क्लियर। सेल के पास कुछ ऐसा है जो कॉलर जैसा है, और उस कॉलर के साथ फ्लैजेला जुड़ा हुआ है। सो दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल। अब ध्यान रखना, ये पॉरीफेरा का एक खास फीचर है कि इनके पास क्या होता है, इनके पास क्वाइनोसाइट्स होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसी यूनिक सेल्स होती हैं जिनके पास फ्लैजेला है। तो दिखती कैसे, लगभग कुछ इस तरीके की दिखती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो ये है क्वाइनोसाइट्स, ये है कॉलर, और ये है फ्लैजेला। दिस इज फ्लैजिला, दिस इज कॉलर, एंड दिस इज कोएनोसाइट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है, क्लियर, जो कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है पॉरीफेरेंस का। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में मिडल लेयर मौजूद है। ये जो मिडल लेयर है इन दोनों के बीच में जेल जैसी है, एक जेलेटिनियस मटेरियल से बनी है, क्लियर। और इसी को हमने बोला है मेसेनकाइम। क्या बोला है इसको, मेसेनकाइम। सो बिटवीन दीज 2 लेयर्स अ जेलेटिनियस मटेरियल मेसेनकाइम इज प्रेजेंट। दोनों के बीच में एक जेलेटिनियस मटेरियल है जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है मेसेनकाइम। इस मेसेनकाइम में भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो इरेगुलर शेप्ड सेल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं, अमीबोसाइट्स, मतलब अमीबा जैसी शेप की सेल्स। अब यहाँ पे उन अमीबा जैसी सेल्स का नाम क्या है,
तो यहाँ पे नाम है स्क्लेरोब्लास्ट एंड आर्कियोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट एंड आर्कियोसाइट्स। तो जो मेसेनकाइमा है, उस मेसेनकाइमा में जो सेल्स हैं वो है स्क्लेरोब्लास्ट एंड आर्कियोसाइट। अब फिगर से समझते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम समझें, बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, इसमें ये आउटर है, ये मिडिल है एंड दिस वन इज इनर। ऑलराइट, इनर किससे बना है, क्वाइनोडर्म से, आउटर किससे बना है, पिनाकोडर्म से, बीच वाला किससे बना है, बीच वाला बना है मेसेनकाइम से। तो सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। बीच वाला है मेसेनकाइम, बीच वाला क्या है, मेसेनकाइम। चलिए अब हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। बाहर मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं पिनाकोडर्म से। मैंने आपको बताया था कि पिनाकोडर्म में दो प्रकार की सेल्स है, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। तो यहाँ पे देखिए आप, ये बाहर का पार्ट है और ये अंदर का पार्ट है। हम एक्सटीरियर से इंटीरियर चल रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं, एक्सटीरियर से इंटीरियर जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पिनाकोडर्म की। अब आप देख रहे हैं कि पिनाकोडर्म में ये फ्लैट सेल्स हैं, सबसे बाहर ये फ्लैट सेल, फिर ये दूसरी फ्लैट सेल, फिर यहाँ पे फ्लैट सेल है। तो ये जो फ्लैट सेल्स है ना बच्चों, दीज फ्लैट सेल्स आर नोन एज पिनाकोसाइट्स। इन फ्लैट सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, पिनाकोसाइट्स। अब आप एक बात देखें, यहाँ पे ये पोर्स है ऑस्टिया, तो यहाँ पे भी ये पोर है ऑस्टिया, क्लियर। अब ये जो पोर है जिसको हमने बोला है ऑस्टिया, तो ये पोर के दोनों तरफ, मान लीजिए ये एक पोर है, इसके इस तरफ और एक इसके इस तरफ, क्लियर। यहाँ पे सेल है, ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं पोरोसाइट। दिस इज ओवल सेल, दिस इज ओवल सेल, क्लियर। इसको हमने क्या बोला, ओवल सेल। तो यहाँ पे ओवल सेल्स ऑस्टिया के आसपास है और बाहर की तरफ एक्सटर्नली, एक्सटीरियर, क्लियर, पिनाकोडर्म में क्या प्रेजेंट है, पिनाकोसाइट। तो बाहर की लेयर की दोनों सेल्स के बारे में हमने बात की, किस किस की, पिनाकोडर्म एंड पिनाकोडर्म में पोरोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स की। फिर हम आते हैं बीच वाली लेयर में, मेसेनकाइम में। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये वाली, दिस इज मेसेनकाइम। अच्छा, एक और खास बात आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि इस मेसेनकाइम में कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनकी शेप निश्चित नहीं है, इर्रेगुलर हैं, एमीबोसाइट सेल्स। क्या नाम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको नाम बताया था, दिस पिंक वन इज स्क्लेरोसाइट and this purplish is known as archaeocyte। तो मेसेनकाइमा में स्क्लेरोसाइट्स हैं एंड आर्कियोसाइट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो बीच वाली मतलब मेसेनकाइम में स्क्लेरोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स हैं जो कि इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स हैं। इर्रेगुलर का मतलब अमीबॉइड सेल्स है, अमीबा लाइक सेल्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अंदर की, अंदर वाली जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्वाइनोडर्म। क्वाइनोडर्म में उसी के नाम की सेल्स हैं, क्वाइनोसाइट्स, जिनको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है और जिनमें होता है फ्लैजेला। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो सेल है, ये वाली जो सेल है, दिस सेल इज क्वाइनोसाइट। इस सेल को हम बोल रहे हैं क्वाइनोसाइट। अब ध्यान देना है आपको, इस क्वाइनोसाइट में ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज फ्लैजेला, this portion is known as collar and this tail-like structure is known as flagella. All right. So यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, this is collar and this tail-like structure is known as flagella. All right. तो यहाँ पे सबसे अंदर वाली में हमें क्या मिलती है, कॉलर सेल्स जिनमें फ्लैजेला होता है। ये यूनिक कैरेक्टर है पॉरीफेरा का। तो यहाँ पे हमने बात की इंटरनल स्ट्रक्चर या बॉडी वॉल या पॉरीफेरा की वॉल किस प्रकार की होती है, किन किन सेल से मिलके बनती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलर सेल्स की क्या ऐसी खास फीचर है, जिसके पास यहाँ पे फ्लैजेला है, यहाँ पे कॉलर है और यहाँ पे कॉइनोसाइट है, इसका क्या ऐसा फीचर है। सो फंक्शन ऑफ कॉलर सेल्स टू मेक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, ये लगातार वाटर के फ्लो को बनाए रखता है, क्योंकि इसके पास फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो लगातार बना रहता है। क्लियर। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पर्टिकुलर कॉइनोसाइट है, ये जो कॉलर सेल है, इस कॉलर सेल के पास लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम में कोई भी जो फूड पार्टिकल आता है उसका डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कॉलर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इसको बोला जाता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। चलिए अब हमें क्या ध्यान रखना है कि डाइजेशन तो यहाँ पे हुआ, तो डाइजेस्टेड जो फूड है वो बाकी जगह कैसे पहुंचेगा, ये काम भी कॉलर सेल्स ही करती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम कॉलर सेल टू अदर सेल, मतलब कॉलर सेल ने फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्टेड फूड को अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो इसमें भी कॉलर सेल्स मदद करती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम कॉलर सेल्स टू अदर सेल्स इज ब्रॉट बाय मूवेबल एमीबॉइड सेल। यहाँ पे एक और मूवेबल एमीबॉइड सेल है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोसाइट। यहाँ पे एक और सेल मदद करती है जो कि फूड का मूवमेंट कराती है, एसोसिएटेड सेल होती है कॉलर सेल की। तो क्योंकि कॉलर सेल के पास डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टेड फूड को कहीं ना कहीं पहुंचाना है, लगातार पानी का जो फ्लो है वो बना रहे, इसलिए कॉलर सेल्स के साथ जो फ्लैजेला है वो उसकी मदद करता है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है ट्रोफोसाइट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे हैव कैनाल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका एक और दूसरा नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना हुआ सिस्टम। क्लियर। चलिए अब इसको समझते हैं। नॉर्मल सी बात है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे पोर्स हैं, इसकी बॉडी में बहुत सारे छेद हैं। न्यूमरस पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि पानी जब आएगा तो ऑस्टिया से आएगा, पानी जब निकलेगा बाहर तो ऑस्क्यूलम से निकलेगा। तो जब बच्चों पानी आ रहा है अंदर, तो पानी के साथ क्या क्या चीज आ सकती है, पानी के साथ फूड आ सकता है, पानी के साथ रेस्पिरेटरी गैसेस आ सकती हैं, बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना है उसका रिमूवल हो सकता है अगर पानी बाहर जा रहा है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पानी के आने और जाने से हो पाती हैं। सो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे अगर पानी आएगा तो फूड को लेके आएगा, ऑक्सीजन को लेके आएगा। तो जब पानी आएगा तो ऑक्सीजन भी आएगा, फूड भी आएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड भी होगा। अब जब पानी बाहर जाएगा तो पानी के बाहर जाने से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। क्लियर। एक्सक्रीटरी वेस्ट जाएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है, क्योंकि कैनाल सिस्टम का फंक्शन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। सो इन दिस डायग्राम द थिंग इज क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको कैनाल सिस्टम बोला जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम इज यूनिक फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये यूनिक फीचर है स्पॉन्जेस का। वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, पानी ऑस्टिया से एंटर होता है। क्लियर। इन द बॉडी वॉल इनटू द स्पॉन्जियोसील, यहाँ पे कैविटी होती है बीच में। जब हम स्पॉन्ज की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है और बॉडी वॉल के अंदर यहाँ पे कैविटी होती है। दिस कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जियोसील। तो पानी जब आता है बाहर से तो बीच में कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। एज सच दीज आर एसिलोमेट, बट यहाँ पे अपने आप में कैविटी है जिसको हम स्पेशलाइज्ड कैविटी बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना फीचर है। क्लियर। जब हम आगे सिलियन ट्रेट्स पढ़ेंगे तब वहां पे भी कुछ ऐसी कैविटी पढ़ेंगे। तो स्पॉन्जेस के पास जो कैविटी है उसको बोलते हैं स्पॉन्जियोसील। तो जब पानी आता है बाहर से तो इस कैविटी में भर जाता है और फिर एकदम से ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है।
and goes out through osculum. This pathway helpful in food gathering, मतलब न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, आई टोल्ड यू अर्लियर, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. तो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है कैनाल सिस्टम. क्या पाथवे रहता है? पानी आया, ऑस्टिया में आया, कैविटी के अंदर आया जिसको हमने बोला स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल गया. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है क्योंकि तो खुद ही सेल एग्रीगेट प्लान वाली हैं, सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाली हैं. तो स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टिश्यूज कुछ भी नहीं है. तो सारा काम डिफ्यूजन से होता है. सारा काम कैसे होता है? इनमें डिफ्यूजन से होता है. चाहे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना हो, ऑक्सीजन को लेना हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हो, कोई भी काम हो, सारा का सारा काम डिफ्यूजन से होता है. इसी के साथ साथ जब ये एक्सक्रीट करते हैं तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एमिनोटैलिक अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. तो दे ऑल्सो एक्सक्रीट अमोनिया, ये भी अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेटन की. स्केलेटन इंटरनल है, स्केलेटन इंटरनल है, इंपॉर्टेंट, जो कि किससे बना है इंटरनल स्केलेटन? कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स और सिलिसेरियस स्पिक्यूल से, मतलब कटीला कांटों वाला इनका स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन, जो कि कैल्सेरियस है एंड सिलिसेरियस है. कैल्सेरियस है एंड सिलिसेरियस है. क्लियर? और किससे बना है? स्पॉन्जिन फाइबर से बना है. किसमें लोकेटेड है? मीजनकाइमा में. तो इनका जो कांटे वाला पार्ट है, जब अगर इनको इंटरनली हम देखें तो इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे होते हैं. इनके जो कांटे होते हैं, जो स्पिक्यूल्स होते हैं, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? मीजनकाइम में मौजूद होते हैं. क्लियर? किस नेचर के होते हैं? सिलिसेरियस एंड कैल्सेरियस, ये याद रखना है. सिलिसेरियस और कैल्सेरियस याद रखना है. और किससे बने हैं? फाइबर से बने हैं. स्पॉन्ज ने बनाया फाइबर तो उसको बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर. क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? स्पॉन्जिन फाइबर. अब इनको बनाता कौन है ये ध्यान रखना है. तो स्क्लेरोब्लास्ट स्पिक्यूल सिक्रीट करती है. क्लियर? एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाते हैं. स्क्लेरोब्लास्ट स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट, नाम से पता चल रहा है, स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिन फाइबर्स को बनाने का काम करती है. तो यहाँ पे विशेष क्या ध्यान रखना है आपको कि इंटरनल स्केलेटन मीजनकाइम में होता है, कैल्सेरियस और सिलिसेरियस होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर हम इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कुछ वो आपको ध्यान रखनी है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन होता है, इनकी बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और बाद में धीरे धीरे रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है. तो जनरल सी बात है. बट यहाँ पे बडिंग भी होती है. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग भी होती है. बडिंग मान लीजिए अगर ऑर्गेनिज्म में हो रही है, ये स्पॉन्ज है मान लीजिए, तो यहाँ पे बडिंग हुई, ये मान लीजिए बडिंग हुई. तो ये जो बडिंग है ये बॉडी के बाहर हमें दिखाई दे रही है, दैट इज एक्सटर्नल बडिंग. क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल बडिंग. क्लियर? एक्सोजीनस, इसको एक्सोजीनस भी बोला जाता है, एक्सोजीनस बडिंग. तो जो एक्सोजीनस बडिंग बनती है ये फेवरेबल कंडीशन में बनती है. फेवरेबल कंडीशन में बनती है. क्या होती है फेवरेबल कंडीशन एक ऑर्गेनिज्म के लिए? कि ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोड्यूस करने के लिए फूड भी है, टेम्परेचर भी है, सारी चीजें, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसकी इंटरनल बॉडी कंडीशन उसको सपोर्ट करिए कि वो रिप्रोडक्शन करे, वो कहलाती है फेवरेबल कंडीशन. तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बडिंग बाहर होगी. क्लियर? अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इंटरनल बडिंग होगी. और इंटरनल बडिंग को यहाँ पे बोलते हैं जिम्यूल. ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या बनता है? जिम्यूल बनता है. किस प्रकार का दिखाई देता है?
जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो, क्लियर, तो वो अपने आप के ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस या सेल बनती चली जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इंटरनल बडिंग की वजह से यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं लगातार डिवीजन से, दीज आर नोन एज आर्कियोसाइट्स, और इनके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल होती है। ये यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ पे इनके कांटे होते हैं जिनको बोला जाता है स्पिक्यूल्स। इस तरीके से यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से एंड बडिंग से। बडिंग इंटरनल हो सकती है, बडिंग एक्सटर्नल हो सकती है। एक्सटर्नल बडिंग फेवरेबल कंडीशन में होती है, इंटरनल बडिंग जो होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन में बडिंग होती है तो यहाँ पे बनता है जिम्यूल। क्या बनता है? यहाँ पे जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। इंटरनल बडिंग को एंडोजिनस भी बोलते हैं, एंडोजिनस बडिंग, एंडोजिनस बडिंग। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर हर्मेफ्रोडाइट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। बाइसेक्सुअल है, क्लियर, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड क्रॉस, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोटोगाइनस कंडीशन में होता है। प्रोटो का मतलब होता है पहले, एंड गाइनस का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जल्दी मैच्योर हो गए। क्लियर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो क्रॉस किसके वजह से होता है? प्रोटोगाइनस कंडीशन की वजह से होता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल या क्रॉस। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो नेचुरल सी बात है डेवलपमेंट भी होगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप तो होगा। जब ऑर्गेनिज्म डेवलप यहाँ पे हो रहा है तो डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाइगोट से अडल्ट बन जाए, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। सो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओवा एंड स्पर्म they fuse together, process is known as fertilization. fertilization internal हुआ। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे बनता है जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट से डायरेक्टली अडल्ट नहीं बना, अगर डायरेक्टली अडल्ट बन जाता तो यहाँ पे हम बोलते कि भाई यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं है। बट यहाँ पे लार्वल स्टेज आई, लार्वल स्टेज बनने के बाद अडल्ट बना, लार्वल स्टेज बनने के बाद अडल्ट बना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पे लार्वा स्टेज आपको याद रखनी है। कौन कौन से लार्वा होते हैं? एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइम्यूला। इंपॉर्टेंट, एम्फीब्लास्टुला साइफा में होता है एंड ल्यूकोसोलेनिया में पैरेनकाइम्यूला लार्वा होता है। तो लार्वा स्टेज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने पढ़ा किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो भी फिगर एनसीईआरटी का है वो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। सो हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ साइकॉन जिसको हम साइफा बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया। यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ये ऐसे दिखती है, डायग्राम के हिसाब से ये ऐसे दिखती है। एनसीईआरटी के डायग्राम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनसीईआरटी के डायग्राम को ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड साइकॉन कैसे दिखते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर। चिलोना जिसको हम बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज, ल्यूकोसोलेनिया जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, बहुत ही छोटी स्पॉन्ज होती है, एंड यूप्लेक्टिला वीनस फ्लावर बास्केट, ये ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। जब जापान में शादी होती है तो ब्राइड को यूप्लेक्टिला दिया जाता है एज अ ब्राइडल गिफ्ट।
तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्लियर, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें बॉडी वॉल कैसी है, बॉडी कैविटी कैसी है, बॉडी प्लान कैसा है, एग्जाम्पल्स को हमने पढ़ा, स्केलेटन कैसा है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम पॉरीफेरा।